The entire knowledge of the Indian Vedic system is valued less than a single shelf in a village library in England. Bible says that दुनिया 6000 साल पुरानी है. 6000 साल पहले तो हमारे यहाँ सिविलाइजेशन चल रही थी. अगर आप वैदिक सिविलाइजेशन और ये अगर हम महाभारत और उसको भी अगर आप हम मानेंगे तो वो तो उससे भी पुराना है. कार्बन डेटिंग से हम कितना कुछ प्रूव कर रहे हैं कि ये चीज तो पहले से एग्जिस्ट करती थी. तो अगर वो सच है जो साइंटिफिकली कार्बन डेटिंग है तो 6000 साल पहले कैसे रिलीजन हो जो सनातन धर्म है. दिस इज ऑल साइंटिफिक. ऋग्वेद is so accurate कि even Carl Sagan, perhaps the world's most famous astro scientist of modern age, he said अर्थ से सूरज का डिस्टेंस है वो हनुमान चालीसा में पहले से था. पास्ट लाइफ, एस्ट्रल ट्रैवल, दिस इज रियल. व्हाट इज पैरेलल यूनिवर्स? there are other dimensions जहाँ पर ये मैटर हिडन है. इस मैटर को हम बोलते हैं 13 अप्रैल 2029 एपोफिस नाम का एक एस्टेरॉइड है जो काफी बड़ा है और काफी सॉलिड रॉक से बना हुआ है. जब 7 साल बाद वापस आएगा घूमता हुआ सन का चक्कर लगा के तो हमें स्ट्राइक करेगा. एंड दैट कुड बी कैटास्ट्रोफिक. अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सृजन पाल सिंह सर. एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के एडवाइजर रह चुके हैं. आते ही आपने तो मुझे एक असमंजस में डाल दिया था कि ये सपना है या रियलिटी है. ये क्वेश्चन मेरे से एक बच्चे ने पूछा था. वही मैं उनको बोल रहा था कि एक वहाँ था मैं भारत में रायगढ़ नाम की कई डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें से एक रायगढ़ है छत्तीसगढ़ में. एंड आई वाज देयर एंड वहाँ पे एक बहुत बड़ा असेंबली था. इनफैक्ट ये जो ओपी चौधरी जी हैं जो इस समय फाइनेंस मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में, पहले आईएएस थे, वहाँ के डीएम थे. गुड फ्रेंड एंड बहुत ही अच्छे व्यक्ति. उन्होंने बहुत बड़ा एक आयोजन किया. बच्चे पूरे बुलाए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में. एक बच्चे ने सवाल पूछा था मुझसे कि जो हम अभी ये सच है जो हम जग रहे हैं या जब हम सोते हैं और सपना देखते हैं तो सच है. तो आज ऐसा क्यों कह रहे हो? मतलब मेरे को लगा बड़ा ऑब्वियस आंसर होना चाहिए इसका. तो यार ये क्या बात कर रहे हो, सोते समझा. कहते हैं नहीं आप सोचो कि जब हम जग रहे हैं तो हमें लग रहा है ये सब सही है, आप असली हैं, ये असली है, सब असली है. जब सोते हैं तो सपने में भी लगता है ये असली है, ये असली है. तो कौन सा असली है? ये असली है कि नहीं? ये असली है कि ये नकली है और वो जो हम सोते में देखते हैं वो असली है. और जब सोते हैं तो हमें जगते समय याद नहीं होता, जब जगते हैं तो सोते में नहीं याद आता. So it's very hard to answer this question because there is no how can I say from one dimension. से फिजिक्स में एक चीज बोलते हैं कि आप ना वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रह करके उसकी स्पीड नहीं नाप सकते. आपको आउट ऑफ द फ्रेम जाना पड़ेगा. और आउट ऑफ द फ्रेम क्या है? या तो सो गया जगोगे. And as if you go by Hamlet, then death is also sleep. है ना? So where do I judge it from? How can I judge from the position of जगना कि जगना असली है कि सोना असली है? It's physics के against. And similarly, उल्टा भी नहीं कर सकता मैं. So it is not determinate answer. The answer cannot be determined. And that's the answer. I don't know. And as scientist, I should be open to the idea that I don't know. And I don't know. I still don't know. Nobody knows. But it'll be interesting अगर ऐसा है, अगर सब कुछ रिवर्स है या दोनों रियल हैं. That's what I was telling you. What if both are real? What if you're living multiple lives? And what if you're living not just 2 lives? What you're living n number of lives? Every time when you wake up in a new life. You know your name based on the memory of your name. You know your relatives based on the memory of your relatives. You are a function of your memory. You are nothing but a memory. आपको लगता है ये हाथ आपका है क्योंकि आपको ये याद है. याद तो मैं चेंज कर सकता हूँ. कितना याद है ये डिपेंड करता है. नहीं, मैं सब बदल दूंगा ना. कल क्या हुआ मैं बदल देता हूँ. परसों क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ, आप पढ़े कहाँ, पॉलिसी में पढ़े, ये तो आपको याद है ना. तो मैं चेंज कर देता हूँ. मैं आपको नई मेमोरी डाल देता हूँ. अब आप एलएससी में नहीं पढ़े, आप हार्वर्ड में पढ़ के आए थे. कल आप कहेंगे एक नए जीवन में आप अवतरित होंगे और उसमें आपको ये याद होगा कि आप हार्वर्ड में पढ़े थे. आपको थोड़ी ना याद रहेगा कि आप चेंज हो गए. What if every single time you wake up or sleep, you actually wake up in a different time, in a different space, in a different universe, as a different being, believing to be someone who tomorrow you will not. And we are just moving from one space-time to another. बस घूम रहे हैं. And we're nothing. So that is a reality. If you believe in Einstein-Rosenthal bridge, and Einstein gave the name to it, something called wormholes in movies, that's going to happen.
So every time you go in a wormhole, you come in a different space-time. And memory is a function of time. You only remember your past. And that too in a chronological order, which is a function of time. So if I send you in other times, will you lose your memory? If I send you 66 million years ago on Earth, when dinosaurs were here, would you remember all that, what is in your memory? Or will you be like, I don't know, this is a new world to me. Who am I? Ye ho jayega. Because memory is a function of time. Or the universe will just throw some memory inside you and make you someone which wants to be. Some random person. Kuch bhi. So we don't know. So does this also mean कि ये जो past life, astral travel, this is real? See, the problem of saying past life is that it goes into a domain of astrology. And it's an industry. And I don't want to get into that. However, if you're talking about past lives in terms of can I have an existence in the past as a different being, that's very much possible. But when I say that, I'm assuming that there is something called Atma in colloquial language, and that Atma never dies, which may not be that far from truth. I mean, I have nobody to say that Atma nahi hoti. You are electromagnetic. You are basically a bunch of fermions. Fermions are electron, proton, neutron, as you know. And you have some flowing electrons, which is electricity, electromagnetism. So you are a product of electromagnetism and certain protons, neutrons, and electrons. This electromagnetism keeps you alive. What is being alive versus dead? And how does a man who's dead differ from a man who's alive? At a cellular level, when you're alive, you are under the influence of an electromagnetic wave, EM wave. We have not been able to discover whether there's a life wave or not, but we definitely know there's electricity in our neurons. At cellular level, there's electricity. The idea of reproduction itself, which is also mutation in a way, mutation with zero changes is reproduction. Reproduction with some changes is mutation. It does not happen in the absence of electromagnetic waves. We know this. So maybe this electromagnetic wave, which keeps your thoughts alive, your cells alive, and the cells aware of being alive, is Atma. You are aware of being alive. Every single 30 trillion cells in you knows that it's alive. They all know you're alive through this electromagnetic wave. They also know through the DNA which cell is like me, मेरी दोस्ती किससे है और मेरी दुश्मनी किससे है ना. जैसे RWA का सर्टिफिकेट आप लगा दो ना गाड़ी पे, सबको पता है ये मेरे रेजिडेंट RWA का है या नहीं है, इसको चेक करना है, इसको नहीं करना है. That is all what being alive is. A complex animal like you and I knows, every cell knows it's alive, and every cell knows that which cell it can coordinate with and which cell is not a happy cell to it. That's all what being alive is. Now, how does it know? Through an electromagnetic wave. Maybe that is Atma. Maybe it cannot be destroyed. Yes, energy is equal to mc square. You can't destroy anything actually in nature. What's the big deal of this whole obsession ki, we get destroyed when we die? Because nothing in the universe gets ever destroyed. Is equal to mc square. The deuterium inside you, जो पानी होता है उसमें एक तो H2O होता है, protium. H is actually protium. One proton, one electron is protium. One proton में extra neutron और एक electron is deuterium. They're both hydrogens, isotopes. Deuterium, which is there, abundant in your body, in the oceans, in every glass of water, एक चम्मच deuterium है. वो deuterium कब बना था? जब यूनिवर्स बना था. वो तब से ना तो ट्रांसम्यूट हुआ है, ना डिस्ट्रॉय हुआ है. वो तब से चल रहा है. बिग बैंग से चल रहा है. जब पहला एलिमेंट बना था, उसको कंप्रेस करने के चक्कर में यूनिवर्स ने उसमें न्यूट्रॉन भी घुसेड़ दिया, क्योंकि जगह नहीं थी. छोटा सा यूनिवर्स, बहुत सारी चीज, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन भी डाल देते हैं. वो ड्यूटेरियम धीरे धीरे डिके हो गया और हाइड्रोजन बन गया. बट जो नहीं डिके हुआ, जो हर ग्लास में करीब आधा चम्मच होता है, हैवी वाटर जिसको बोलते हैं, दैट ड्यूटेरियम इज alive in you. And we are all alive because of it. Because it carries energy, extra energy. So nothing in the universe gets destroyed, even from Big Bang onward. Nothing is destroyed ever. It transmutes. हम obsessed हैं एलिमेंट से, कंपाउंड से. अरे कार्बन डाइऑक्साइड डिस्ट्रॉय हो गया, ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई. अरे कहाँ बन गई? ऑक्सीजन तो उसमें भी है.
It's just that it's a new compound, new properties. But don't get confused. The basic element of any thing like electron, proton, neutron, or if you go further, quark से बनता है. 2 तरह के quark होते हैं. दो अप मिलके 2 अप प्लस 1 डाउन बन गया प्रोटॉन. 2 डाउन और 1 अप बन गया न्यूट्रॉन. वो भी एक जैसे ही है. उनमें बस थोड़ा कॉम्बिनेशन का अंतर है. एक में नमक थोड़ा ज्यादा है, चीनी थोड़ी कम है. एक में चीनी थोड़ा ज्यादा है, नमक थोड़ा कम है. वो भी एक जैसे ही है. उनमें भी कोई अंतर नहीं है. तो अल्टीमेटली नथिंग इज डिफरेंट. सो अगर सब कुछ है तो फिर हम भी निरंतर ही हैं. एंड इट्स ब्यूटीफुल दैट वी हैव दैट लाइफ एनर्जी. Someone will discover one day. This will happen. My strong belief that there has to be a special energy. This is all scientific, but this also links कि हम जो सनातन धर्म में पढ़ रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स बताते हैं, जो हम थ्योरीज पढ़ते हैं, तो अब वो साइंटिफिकली भी मतलब इफ यू रिलेट कि चलो आपने एक साइंटिफिक थ्योरी बताया, हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, जिसमें वो आत्मा की बात कर ही रहे हैं. सो दिस जो मतलब जो सनातन धर्म है, दिस इज ऑल साइंटिफिक. Yeah, it is. It's again, validation is a very difficult business to get into because then it gets constituted another way. But if you ask me which is the most scientifically accurate culture, and I will not get into धर्म, क्योंकि धर्म की भाषा विदेश में होती है religion, हमारे यहाँ होती है way of life. So धर्म और religion are not similar. You can't compare them. Apple and orange है. But अगर the civilizational wealth जो knowledge की है, most scientifically accurate wealth is Indian. And I don't think anything is wrong उसमें. मतलब this is almost like 100% accurate होती जा रही है. If you go to the Ved, and Ved is really awesome. Like Rig Ved is amazing. Amazing. Rig Ved says that there's something called age of Brahma. Okay. सुना आपने? So Rig Ved में क्या होता है? वो बोलता है कि हम लोग there's something called सृष्टि और प्रलय का नाम तो सुना ही है ना. एक होता है कल्प. कल्प मीन्स सृष्टि का सृजन, मतलब बन रही है. फिर 12 घंटे बनती है, ब्रह्मा के 12 घंटे बनती है. 12 घंटे प्रलय होता है. फिर दिस साइकिल रिपीट्स. ठीक है. एंड दिस एज पर द ऋग वेद विल गो फॉर 100 years ऑफ ब्रह्मा. और ब्रह्मा का एक जो 12 घंटे है उसका अगर आप देयर इज अ श्लोक एंड इफ यू कैलकुलेट इट, it comes to be 4.5 billion years, human years, is equal to 1 ब्रह्मा का half a day. 12 घंटे ब्रह्मा, 4.5 बिलियन साल हमारे humans. 4.5 बिलियन साल किसकी उम्र है? सूरज की. और सूरज इज अ मिडिल एज स्टार. और ऋग्वेद कहता है कि अब हम 12वें घंटे पर हैं. अब प्रलय शुरू हो रहा है और अब सूरज मिडिल एज से खत्म होना शुरू हो रहा है. फिर सूरज दोबारा उदय होगा, मतलब वो फिर बनेगा. When stars collapse, they collapse into nebulae or supernova, and from those nebula comes new star. Wow. है ना? So it's scientifically accurate and mathematically accurate. 4.5 billion years, 4.5 billion years. Rebirth is a part of universe. So that's when you said na ki are we reborn? Everything is reborn in the universe, so why should we not be reborn? I don't have an evidence to say that मेरी past birth में मैं क्या था और मैं हुज़ा इंसान में ना हूँ, हुज़ा इस planet पे ना हूँ, इस time zone में ना हूँ. ये जो यहीं पे गड़बड़ हो जाता है बिकॉज वी सॉर्ट ऑफ बिलीव दैट मतलब इंसान का पिछले जन्म में मैं राजा होऊंगा तो मेरे को फीड कर देते हैं. इट्स अ बिजनेस, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. बट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज अ कैरेक्टरिस्टिक टू बी रीबॉर्न, लाइक द सन, लाइक द अर्थ, लाइक नेबुला. द यूनिवर्स इटसेल्फ माइट बी रीबॉर्न इवेंचुअली. द एंटायर यूनिवर्स, इट हैज टू बी. निरंतरता इज अ कॉस्मिक रियलिटी, है ना? सो अगर ऋग्वेद is so accurate कि even Carl Sagan, perhaps the world's most famous astroscientist of modern age, he said it's Rigved which is the most accurate thing, age of Brahma. और वो दूसरा एक और third imagination, the fact that age of Brahma का time slow move करता है, human का तेज करता है. ब्रह्मा के बीच और human के बीच में पित्र आता है, मनु आता है. इन सब का टाइम अलग अलग उससे है. तो इसका एक दिन, आधा दिन, इसका 4.5 बिलियन साल, इसका 12 मिलियन साल, इसका 8,000 साल, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है. विच इज ट्रू. इफ आई मूव रियली फास्ट, माई टाइम विल स्लो डाउन कंपेयर टू योर्स. विच मीन्स ब्रह्मा का जब तक 1 सेकेंड होगा तब तक आपके बहुत सारे सेकेंड हो चुके होंगे. टाइम मूव्स रिलेटिव टू दिस कॉस्मिक स्पीड, विच इज रिलेटिविटी. स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सेज दिस ओनली ना, जो चीज लाइट की स्पीड से चलती है कोई चीज, तो उसके लिए टाइम 0 मूव करता है. सो ब्रह्मा इज मूविंग समवेयर नियर द स्पीड ऑफ लाइट.
Pitra is moving somewhere slightly less, Manu is moving slightly less, and humans are really not. Humans are also moving, by the way. You are moving as you sit on this planet 1600 kilometers की स्पीड से आप ऐसे से धुरी पे चक्कर लगा रहे हो. अगर आप इक्वेटर पे हो, यहाँ पे थोड़ा कम होगा. 1600 kilometers per second per hour. The Earth is moving around the sun at approximately about 1 lakh kilometers per hour. The solar system and the galaxy are also moving at approximately 300,000 kilometers per second. कि almost near the speed of light हम move कर रहे हैं. तो so you see we're really moving fast. Recently जब सोशल मीडिया पे मैं काफ़ी वीडियोस तो बनाते ही, तो साथ में मैं देख रहा था 15 सितंबर 2024 लोग धरती खत्म होने वाली है. नासा ने बता दिया है 720 फीट का एक एस्ट्रॉयड आ रहा है, वो पूरी धरती को तबाह कर देगा. तो तबाह तो हुए नहीं अभी तो. नहीं 720 फीट पहली बात तो कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड नहीं होता है. अच्छा. It's see, one should understand कि Earth is a beautiful mother. It knows how to protect its children. You know, so Earth का environment हमारा एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज जब दाखिल होती है तो एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इट बर्न्स इट अप. शूटिंग स्टार्स, every single shooting star is potentially a piece of rock trying to hit you and kill you, but the earth protects you, burns it up. So ये सारे जो एस्टेरॉइड मीटियोर अगर छोटे साइज के होंगे so they'll be easily burnt up. The real problem, but it's not कि ये जीरो प्रॉब्लम है, डायनासोर ही खत्म हो गए थे इसी में तो. So लेकिन अगर if there's an asteroid which is several kilometers and which is also made of hard rock, like it's solid material, for example iron core के साथ, that asteroid can potentially be lethal. For example, dinosaurs. About what, 66 million years ago or something, Mexico के पास it fell, and then because वहाँ तो destroy कर ही दिया, but जो धूल निकली उसने पूरी अर्थ को कवर कर लिया, सनलाइट कट ऑफ कर दी, अर्थ में ग्लोबल कूलिंग हो गई, फ्रीजिंग चालू हो गई, प्लांट्स मरने शुरू हो गए बिकॉज सनलाइट कट ऑफ हो गई, और ओवर अ फ्यू मिलियन ईयर्स डायनासोर्स फिनिश्ड ऑफ एंड वी केम, मैमल्स केम इनटू प्रोमिनेंस. लेकिन ये वाला जो एस्टेरॉइड है छोटे हैं, तो ये आसपास भी आते हैं, तो एक तो they don't necessarily fall into the earth. There's a chance they will. If they do, the earth will combat against it and burn it up into pieces, and then eventually those pieces रेत की तरह गिरेंगे. Sometimes they do strike. The real challenge would be not now, but 13 अप्रैल 2029, Friday the 13th, ठीक है. So Friday the 13th April 2029, एपोफिस नाम का एक एस्टेरॉइड है जो काफी बड़ा है और काफी सॉलिड रॉक से बना हुआ है. इट विल कम विद इन स्ट्राइकिंग रेंज ऑफ अर्थ. काफी अर्थ और मून के बीच से निकलेगा वो, मतलब इतनी कम डिस्टेंस पे होगा कि मून भी उससे ज्यादा दूर है. जब वो निकलेगा तो अर्थ को स्ट्राइक तो नहीं करेगा वो अभी, ये तो हमें पता है, लेकिन देयर इज अ वेरी 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 फेंट चांस, एंड आई वांट टू इंसिस्ट ऑन द 3 वेरीज आई हैव सेड बिकॉज इट्स क्वाइट फेंट. अगर 800 मीटर की एक विंडो है, अगर उस विंडो से, वो अर्थ के ऊपर है, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर 800 मीटर की विंडो है, इससे अगर वो निकला, इसको हम बोलते हैं की होल, अगर इससे निकल गया तो अर्थ की ग्रेविटी उसको इतना डिफ्लेक्ट कर देगी कि वो जब 7 साल बाद वापस आएगा घूमता हुआ सन का चक्कर लगा के, तो हमें स्ट्राइक करेगा. एंड दैट कुड बी कैटास्ट्रोफिक. बट हैविंग सेड दैट, वी हैव इनफ मैकेनिज्म टू A, track such asteroids, B, destroy them if it's needed. And there are many ways to destroy asteroids. One is to, of course, just nuke them and they're into pieces. But that is actually the worst way, because हो सकता है 2 टुकड़े में आ जाए, वो दोनों टुकड़े आपके ऊपर गिरे. तो बेटर तरीका ये होगा कि एस्टेरॉइड जा रहा है और आपने एक स्पेसशिप छोड़ी, इसमें फ्यूल है, और ये इसके साथ जब जाएगा तो ग्रेविटी टग, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये अपनी कोर्स पे रहेगी, और ये जो एस्टेरॉइड इस रास्ते पे जा रहा था वो इसके साथ ग्रेविटी होते होते इसका रास्ता बदल जाएगा. Which is the simplest way of deflecting asteroids, and we know how to do it. So I don't think कोई ऐसा, मतलब unless कोई अनजान out of nothing कोई asteroid strike करता है, which is very unlikely given that we have so many telescopes, I don't think humanity is at a risk of getting destroyed by asteroids. There are bigger problems we have, you know, a bigger chance. A volcano is actually a bigger problem. We know less about what's happening inside Earth than what we know what's happening around the Earth. So yeah, so don't be afraid of asteroids that much. But अब जैसे आपने बताया कि जब डायनासोर का टाइम था, and you said कि एस्टेरॉइड जब आते हैं तो हमारे पास अर्थ में इतनी पावर है कि वो हम वहीं से खत्म कर देते हैं, बर्न इट आउट, अगर छोटा है तो. अगर छोटा है तो. बट अब आप कह रहे हो कि वो उस वक्त आ गया, तो उस वक्त जो उसका पोटेंशियल था वो कितना बड़ा होता है? जैसे बहुत बड़ा होता है. क्या कुछ अगर उसको हम एक्सप्लेन नहीं, it will be in kilometers.
तो 700 फीट वेट नहीं होगा, वो किलोमीटर्स की होगा, वो जो माउंट एवरेस्ट 29 वाला बोलो। हाँ, देयर कैन बी अच्छा। एस्टेरॉइड एज बिग एज अ माउंट एवरेस्ट, लाइक 9 ओह। किलोमीटर। सो 700 फीट तो बहुत छोटा एस्टेरॉइड हो गया, बट यू आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग से भी बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स, मैसिव एस्टेरॉइड्स, मतलब यू कैन थिंक लाइक माउंटेन्स कमिंग एट यू, दैट कैन ऑल्सो हैपन। देयर सम एस्टेरॉइड्स व्हिच आर रियली बिग, एंड जब वो अर्थ पे स्ट्राइक करेंगे तो आधा तो मतलब 80-90% तो वो जल के खत्म हो चुके होंगे, बट वो इवन 20% इज इनफ टू क्रिएट कैटास्ट्रोफी। और एस्टेरॉइड एक तो स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से स्ट्राइक करता है, कहाँ स्ट्राइक करता है और कितना बड़ा है, इन तीनों चीज़ों को लेकर के। बट 700 फीट का एस्टेरॉइड अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होगा तो अगर वो गिर भी गया तो इट विल नॉट बी अ मेगा इवेंट, इट विल नॉट बी ह्यूज इवेंट। हो सकता है कि अगर समुद्र में गिरे तो थोड़ी छोटी सुनामी कुछ आ जाए, लेकिन इट विल नॉट बी कैटास्ट्रोफिक, मच बिगर। कैटास्ट्रोफिक कैसे हो सकता है एस्टेरॉइड? क्यों हो सकता है? कोई एनर्जीज भी उसमें होती हैं कि जो एनर्जी तो कैरी कर ही रहा है, काइनेटिक एनर्जी तो है इसके अंदर। हाँ। अगर वो पानी में गिरेगा एक बड़ा सा एस्टेरॉइड तो क्या होगा, मैसिव सुनामीज आएंगी, 10-10 मीटर की वेव्स आएंगी, और अगर 10 मीटर की वेव आएंगी तो मनुष्य मतलब ह्यूमन काइंड की मोर देन 50% आबादी लिव्स विद इन अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ ओशंस, तो ये 10 मीटर की वेव में तो सब कुछ डूब जाएगा। इट्स इनफ। जैसे सुनामी आई थी जापान में, मान लीजिए वो हर जगह आना शुरू हो जाए, जैसे इंडोनेशिया में आई थी, and I think 100,000 people died because of it. Now imagine if that comes everywhere, it could be quite dangerous. So that could happen. If it strikes on land, then of course यहाँ पे वो strike करेगा वो तो it will be like a hydrogen bomb. So उसके आसपास तो nothing will survive. But उसकी वजह से जो धूल उठेगी, वो धूल पूरी अर्थ को engulf कर लेगी, क्योंकि अर्थ is spinning. So अर्थ में भी wave patterns हैं, wind patterns हैं, तो वो wind will take this धूल all around the earth. और यही डायनासोर्स के साथ हुआ था. And it will encapsulate the earth in a cloud of dust, and that dust will do what? Cut off sunlight. If you cut off sunlight, plants won't survive. Earth will go through a massive cooling. There'll be ice age, and then there'll be a lot of diseases which will go up, because the entire biosphere will completely change. जो प्राणी रह रहे हैं उन सब के ऊपर डेंजर है, because we are all products of the sun, solar light, and that being cut off for a few years would be lethal, and that's what happened to dinosaurs. So those are the two consequences of an asteroid strike. अब जैसे हम बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं जहाँ पर वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज कलयुग, एंड कलयुग के एंड में एक कल्कि के अवतार आएंगे और कुछ होगा। तो साइंटिफिकली इज इट लाइक कहीं पे कुछ इसका सर पैर है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, साइंटिस्ट के हिसाब से कहते हैं कि जो सूरज है वो 2 हो जाएंगे और कुछ इस तरह साइंटिफिकली। अब एक फैक्ट पूछो तो बताएंगे। अच्छा, So I can't give you a blanket statement about Kali Yuga. Okay. So let's look at the sun. Okay. Let's start with the sun. In 4.5 billion years from today, the sun क्या है? Sun is a hydrogen bomb. Okay. हर सेकेंड उसमें लाखों नहीं, मिलियंस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के जितना एक्सप्लोजन हो रहा है हर सेकेंड। अगर नागासाकी हिरोशिमा को आप कंपेयर करिए तो हर सेकेंड ऐसे लाखों बॉम्ब्स फट रहे हैं, उसी की वजह से आपको सारी एनर्जी निकल रही है। तो हाइड्रोजन कॉम्बाइन होता है सन के अंदर, हीलियम बनता है, और ये फ्यूजन पावर की वजह से, ये फ्यूजन पावर है, तो फ्यूजन पावर से आपको एनर्जी मिल रही है विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल। जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब जिसको हम बोलते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। एक टाइम ऐसा आएगा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, किसी भी जगह होगी, भाई आपकी गैस खत्म हो जाती है तो सूरज की भी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी। तब क्या होगा? तब सन बीइंग अ मिडिल साइज स्टार विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग, स्वेल करना शुरू होगा वो, और वो जैसे जैसे स्वेल करेगा, चूंकि उसकी गर्मी घटनी शुरू होगी, और साइंस में एक्चुअली जो चीज़ कम गर्म होती है वो लाल होती है, जो ज़्यादा गर्म होती है वो नीली होती है, उल्टा होता है। हमारा रेड हॉट इज एक्चुअली नॉट रेड हॉट, इज ब्लू हॉट, ठीक है। सो द सन विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग, और वो इतना बड़ा बन जाएगा कि अर्थ को इनगल्फ कर लेगा, और फिर उसके बाद सन की सारी जो हाइड्रोजन है वो खत्म हो जाएगी, और फिर सन अपनी ग्रेविटी पे कोलैप्स कर जाएगा, और वो एक छोटा सा बिंदु बन जाएगा, लाइक बहुत छोटा सा सन बन जाएगा, और दैट सन विल गो ऑन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, जलता रहेगा, वाइट ड्वार्फ बन जाएगा एसेंशियली। ये भी संभव है कि वो जो छितरन निकलेगी, जो उसकी छिटकेगी चारों ओर, उससे नए सन बनेंगे, ये भी संभव है। सो निरंतरता भी होती है, एक स्टार मरता है तो दूसरा स्टार उसी से जीवित होता है। So that's how the sun will end. Okay. So it'll be a red sun which will engulf the earth, and the earth will also be gone. And with the sun gone, its gravity lost, और उसका सारा मटेरियल यूनिवर्स में फैल चुका है, और एक छोटा सा वो एक स्टार के रूप में जल रहा है, वो वाइट ड्वार्फ, नाम ही ड्वार्फ है, तो वो ड्वार्फ बन के जीता रहेगा। तो सारी प्लैनेट्स में ग्रेविटी नहीं रहेगी, सब अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, जो जल जाएंगे वो खत्म ही हो जाएंगे, जो नहीं जलेंगे वो निकल जाएंगे विदाउट ग्रेविटी। जो उस वक्त इंसान होंगे वो कहाँ जाएंगे? वो किसी और प्रोक्सिमा सेंचुरी पे रहेंगे। प्रोक्सिमा सेंचुरी इज आवर नियरेस्ट स्टार, ठीक है।
and that is 4.3 light years away. ना अभी बहुत लगता है लाइट ईयर, तो मतलब अरबों खरबों किलोमीटर हो गया अभी, लेकिन अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बट अभी हमारे पास 4.5 बिलियन साल है. हाँ. हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अगर आ जाएगी, और डेफिनेटली आएगी, कि हम अगले स्टार तक चले जाएंगे. वहां पे अगर आप गए, दैट इज एक्चुअली व्हाट यू वर सेइंग, इट विल बी अ मल्टी स्टार सिस्टम. अल्फा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी एंड अल्फा सेंचुरी बी. एक्चुअली इट्स अ ट्राई स्टार सिस्टम. तो वहां पे अगर आप बैठेंगे एक जगह, तो आपको 2-3 सूरज दिखाई देंगे. सो आपने 2 सन बोला, इसलिए आई वांटेड टू टेक यू देयर. बट और बताइए, सो whatever else is said about Kali Yuga, let's scientifically examine this. But yeah, this will be the end. There are many star systems which are not one star, they are multi-star systems, and they dance around each other, and planets go around both of them. So it is, so our fate when solar system collapses is probably that we will end up on a multi-star system. And by that time, तो we'll be on many star systems. 4.5 बिलियन साल में तो हम बहुत जगह होंगे. So मतलब धीरे धीरे बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हम अर्थ को छोड़ के कहीं Definitely. और जाके You have रहना to. शुरू कर देंगे, ऐसा अर्थ कह को रहे छोड़ के नहीं, अर्थ पे भी रहेंगे. हैं. अर्थ इवेंचुअली डिस्ट्रॉय होगी और हम कहीं और रहेंगे, नई अर्थ बनेंगी. यूनिवर्स तो निरंतर है ना, पुनर्जन्म होता रहता है हर सूर्य का. तो सूर्य एक मरेगा, दूसरा बनेगा, और दूसरे बहुत सारे हैं. सो वी विल डेफिनेटली, बहुत सारे क्या अर्थ जैसे हैं? जो क्लाइमेट, बहुत सारे प्लैनेट्स अर्थ जैसे हैं. जैसे नहीं, ऐसे तो बहुत पूरा, जैसे केपलर स्टार प्लैनेट सिस्टम, आप इफ यू जस्ट गूगल आउट केपलर करके, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं. देयर आर मल्टीपल suffixes to Kepler, and those planets are, many of those planets are Earth-like. In fact, Proxima Centauri system में itself there's a planet which is very similar to Earth. और ऐसे बहुत सारे planet, अभी हमने बहुत लिमिटेड ब्रह्मांड देखा है. उस लिमिटेड ब्रह्मांड में भी हमें बहुत सारे ऐसे planet मिल गए हैं जो अर्थ जैसे हैं या अर्थ जैसे बनाए जा सकते हैं. और सबसे पहला planet जहां पे हम महज 30-40 साल में रहना शुरू कर देंगे, वो तो बगल में है, मार्स. By hands down, it is a winner. अच्छा. It's winner. It's not, I mean, amongst all of the planets we know which we can reach, this is the easiest one. The first planet we will go out of Earth to live on will be Mars. And that will happen within this century. We will land on Mars as a human being by 2045 to 2050. We will establish a colony in the next 10 years. And we will have a thriving civilization by the end of the century. And there's a good chance we will be alive to see that. अच्छा, why Mars? Because Mars is very much like Earth. Even today, Mars is water. It's just that water frozen है. So गलाना है हमें. So and it has already rivers. In fact, Mars में सबसे पहले rivers ही देखी थी. गैलीलियो ने वो river के canyons देखे थे. तो इसीलिए मार्शियन जो है ना, मार्शियंस बन गए. क्यों बन गए? क्योंकि उसी इमेजिनेशन के आगे आगे हमने बना दिया कि मार्स में तो एलियंस रहते होंगे, क्योंकि इसमें रिवर्स की पैटर्न्स दिख रहे हैं. तो वो पुराने रिवर्स मार्स पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं. या तो उनका पानी मार्स के नीचे चला गया है, और डेफिनेटली फ्रोजन तो है ही. तो वही जो अर्थ में होता है, थोड़ा अंडर वाटर है, थोड़ा ग्लेशियर वाटर है. सो पोलर आइस कैप्स हैं, तो वी हैव टू बर्न पोलर आइस कैप. सेकंड, उसकी ग्रेविटी इज कंजीनियल. इट्स नॉट एज मच एज अर्थ, बट इट्स नियर अर्थ. आधी है लगभग अर्थ की, विच इज डूएबल. ठीक है, जंप मारेंगे तो आप छत पे लड़ जाएंगे, लेकिन स्टिल गुड इनफ. थर्ड इज मार्स ऑल्सो हैज सॉलिड सर्फेस. जैसे हमारे यहाँ सॉलिड सर्फेस है ना, अनलाइक द गैस जायंट्स, मतलब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर गैस प्लैनेट्स. यू कांट स्टैंड देयर. Mars has a solid surface, which is made of ferrous oxide, मतलब rust जो होती है, जो junk लगती है. तो junk है. So there is a plan to use this junk, जो junk मतलब वो junk जो लोहे में लगती है, वो बुरादे जैसी है, and we can convert this into solid fertilizers. So हम उसको convert कर सकते हैं growable, जिसमें हम grow कर पाएं plants. So that is possible. And Mars has plenty of carbon dioxide, which means that Mars में जो carbon dioxide है उसको हम oxygen में convert कर सकते हैं. मार्स की जो मिट्टी है, इसको रेगुलेट बोलते हैं, वही जंक, उसमें ऑल्सो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड है. अच्छा. अगर उसको गर्म करेंगे मार्स को, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी. तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको ग्लोबल वार्मिंग करेगी. ग्लोबल वार्मिंग करेगी, टेम्परेचर राइज होगा. टेम्परेचर राइज होगा तो पोलर आइस कैप्स मेल्ट करेंगी. वो मेल्ट करेंगी तो रिवर्स में पानी फैलना शुरू हो जाएगा. फिर लास्ट चैलेंज होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम कन्वर्ट करें वापस ऑक्सीजन में और वहां रहना शुरू करें. दैट इज द फेट ऑफ मार्स. सो मार्स हैज सीजन्स. दैट्स अनदर ब्यूटीफुल थिंग. Summer, winter seasons, you'll see. So I'm looking forward to the first human being, not just to live on Mars, वो तो मिल जाएगा. I'm looking forward to the first human being who will conquer a mountain called Olympus Mons. Olympus Mons is the solar system's tallest peak. Mount Everest is about 9 kilometers, 8848 meters.
Olympus Mons is about 27 kilometers in height. It is as big as France, and it is 27 kilometers in height. And I'm very, very hopeful that within my lifetime, I will see the name of the first human to climb Olympus Mons. Interesting. We'll do that. That's Mars. That'll happen. Mars is it's much easier. And then we get access to asteroid belt. बहुत important. Asteroid belt में there's a lot of mineral. There's gold, there's uranium, there's silver. There's asteroids which there's an asteroid called Psyche 16 which is mostly built out of gold. Okay. और उसमें इतना gold है जितना हमने आज तक mine नहीं किया है. So if you're looking to invest gold for the next 50 years, don't do it. अच्छा. प्राइसेस क्रैश हो जाएंगे जिस दिन आप साइज 16 से गोल्ड निकालना शुरू करेंगे. गोल्ड के प्राइस क्रैश. अगर आप सोच रहे हैं कि चलो गोल्ड नहीं लेते हैं डायमंड लेते हैं, तो जिस दिन हम जुपिटर या सैटर्न तक पहुंचेंगे तो वहां तो बारिश ही होती है डायमंड की, तो डायमंड के प्राइस क्रैश हो जाएंगे. सो गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड डेफिनेटली आर नॉट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. 50 साल में इन दोनों के प्राइसेस क्रैश होंगे. अच्छा, जैसे हम कलयुग की बात कर रहे थे, तो कलयुग में और भी बोला जाता है जो जिस तरह से होगा वहाँ पे जितनी लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी जो आप बता रहे हो. तो इज इट एवरीथिंग रिलेटेड टू सन, या सन के अलावा भी कुछ और चीज़ है साइंटिफिकली जो कि हमें इफेक्ट करेगी? You mean in terms of extinction? Yes. See, the world has gone through something called mass extinction event. ऐसे 4-5 इवेंट हुए हैं, और जितनी बार भी होता है पृथ्वी पे, जब भी ऐसा हुआ है, तो एवरीथिंग जो अलाइव थी उसमें से 90 to 98% was dead. Okay. One of them was the asteroid. एक बार ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट हुआ था. तो ऐसे कुछ होता है अर्थ पे, कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जिसकी वजह से जो भी जीवित होता है वो समाप्त हो जाता है, और 98% तक क्लेंजिंग हो जाती है. जो भी पैदा हुआ, जो भी जी रहे होते हैं वो सब मर जाते हैं. सो एक्सटिंक्शन इवेंट्स आर नॉट अनकॉमन ऑन दिस प्लैनेट. So we have to be cautious. That's why it's important to live on other planets. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम मार्स पे क्यों जा रहे हैं, हम अर्थ क्यों नहीं अच्छा बना देते. बिल्कुल बनाओ आप अर्थ को अच्छा, बट हो सकता है अर्थ को आप अच्छे ना लगो एक दिन. और अर्थ कहे कि चलो निकालते हैं इसको. So that's why it's important to have other planets under your kitty. And we are intelligent species which is in the right mental capacity to do it. There could be many mass extinction events. One of them I told you, asteroid strike. The other, anyways, the sun will collapse, but that's 4.5 billion years. There could be a mass extinction event related to a volcanic eruption. So there could be a mega volcanic eruption which is so huge and it sends so much of carbon dioxide up in the environment that जो short cycle में जो धूल और carbon dioxide का जो concentration बढ़ेगा, उसकी वजह से a lot of species would get destroyed. And usually जब भी mass extinction event होता है तो the dominant species has not survived. अच्छा. Because सबसे ज़्यादा हर चीज़ पे हम डिपेंडेंट है ना. हम पे तो कोई नहीं डिपेंडेंट है. हम पे तो शायद वो पूडल है और वो डोमेस्टिक कैट के अलावा शायद ही कोई डिपेंडेंट है, या गोल्ड फिश होगी जो एक्वेरियम में रहती है. बट हमारे जाने से कोई हार्डली कोई मरेगा, बट किसी के जाने से हमारा इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है. सो वी आर वेरी डिपेंडेंट ऑन अदर स्पीशीज. एनी चेंज इन द इकोसिस्टम विल अफेक्ट अस अनइवनली. Okay. देयर कुड बी मैसिव अर्थक्वेक्स. द अर्थ कुड डिसाइड टू बहुत सारा अर्थक्वेक होना शुरू हो सकता है अक्रॉस द प्लैनेट. अदर प्लैनेट्स हैव गॉन थ्रू दैट. So there could be multiple such events. There could be a mega virus. Like corona. Corona तो खैर मतलब फिर भी tackleable था, but like smallpox, for instance. जब वो यूरोप में फैला था तो almost 1/4 population died in smallpox. Black plague rather. Plague was there. Plague was the one which killed actually 1/4 the population. The black plague, and the smallpox also killed. Smallpox तो अभी पिछले century तक मार रही थी. So you can have mega viruses and mega pathogens like plague and smallpox or corona or many more which can happen. अभी monkey pox भी तो कुछ. Monkey pox है तो हाँ, मतलब अभी तो वो डर का वायरस है ये सब. मतलब they are not really that dangerous as we feel, but it's good to be cautious about it. Of course. But you never know, and it's not just about what we create. Nature could create things. There are viruses which are frozen in Antarctica and in Arctic and in ice, beneath tons of ice, which may just get exposed someday. Right. So ऐसा होने की संभावनाएं कम है, लेकिन हमें तैयार तो रहना पड़ेगा. रेडी होना पड़ेगा, तभी आप. You have to be ready. प्लैनेट्स की हम बात करें. I got it. Yeah. So हम एक कमेंट मैंने देखा था आपकी वीडियोस के नीचे. So लोग बहुत they want to know more about multiverse. They want to know about how, किस तरह से हम दूसरी जगह को देखते हैं. तो this person निशांत, इन्होंने कुछ कमेंट किया, तो I want you to आप इसको किस तरह से पढ़ते हैं, आपका एनालिसिस क्या होगा उस पर. सो निशांत लिखते हैं,
Marvel's creator was in Asia Mhm. or had some information from Asia. That is why Doctor Strange, Shang-Chi, and Ant-Man character were formed. Mhm. If you remember, Hanumanji went to Patal Lok to find the ring for Lord Rama and meet Kakbhushandi, where he informed to Hanumanji that which ring you talk about, then he realized it is multiverse. If you see the connection, when Doctor Strange find this power, he was in Nepal, so you can see the connection. There was one series, Moon Knight. Same avatar is called Kakbhushandi, and in this series also, there was this connection with multiverse and time traveling. Mm. This is not a coincidence, just a puzzle which needs to be solved and figure out the connection. Mm. Knowledge is a form of... What is your analysis? Is it true? Time travel, multiverse, what is it? The connection मुझे थोड़ा सा समझना है. See, as I was telling you earlier, a lot of all imagination is usually stemming from some fact, and that not just goes for Marvel but anyone. And of course, India being rich in terms of fact and also putting fact in the Puranic form, which is Ramayana or Mahabharata, which is how we showed a lot of things as well. कि, ऐसा हुआ, because we are able to document those stories. I would not be surprised if what he's saying is correct, because who else will inspire you more than the oldest civilization, surviving civilization on this planet? So we are one of them. Having said that, things now coming to the question which you asked is things like, say, time travel. So time travel has been conceptualized at many places across Indian culture. टाइम का स्लो होना और फास्ट होना भी कॉन्सेप्शलाइज किया गया. मैं आपको बता रहा था कि एज ऑफ ब्रह्मा वर्सेस एज ऑफ पितृ वर्सेस एज ऑफ मनु वर्सेस एज ऑफ ह्यूमन, मनुष्य, इन चारों की स्पीड में ही अंतर है. वी हैव इमेजिन्ड दैट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट टाइम विल मूव एट सेपरेट रेट्स फॉर डिफरेंट पीपल. नाउ दैट इज इंस्पिरेशनल टू इमेजिन कि समय भी सबके लिए एक जैसा नहीं चलता, समय का रेट अलग है. अब दैट इज इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ फिक्शन. बहुत सारी चीज़ों में फिक्शन इंस्पायर किया है. सो a lot of what you're saying in terms of the imagination has obviously come from some theory, and a lot of those theories are Indian. There is no doubt about it. But sir, यही मैं जैसे एज अ साइंटिस्ट, अब जैसे बहुत सारे सेजेस होते हैं, वो कहते हैं वो दिमाग पढ़ लेते हैं आगे क्या होने वाला है, या पहले पुराने टाइम में सेजेस ऐसे थे, तो वो साइंटिफिकली हाउ इज इट पॉसिबल? So how is let's demystify the question, saying that is it possible to know what has happened in the past, and is it, more importantly, is it possible to know what will happen in the future? Okay. Right. So let's do it that way. That's the question. You've heard of entropy. Everything which happens in the universe adds to the entropy of the universe. Entropy बढ़ती रहती है universe की as time is moving on, as things are. So any हरकत, मैंने आपसे बात करा, ये भी एंट्रोपी है. मैंने हाथ हिलाया, ये भी एंट्रोपी है. अर्थ मूव कर रही है, ये भी एंट्रोपी है. So there's entropy everywhere. That is being captured by the universe, which means that every action which has happened is stored like a tape recorder in the universe in the form of entropy. Now, can a human have the capability to read that entropy and predict what has happened in the past? That is a call which I cannot take. It's a call of capability of humans. But there is no doubt that whatever has happened in the universe is already stored in it. It is without any doubt true. जो कुछ भी हुआ है अब तक, सब कुछ stored है. अब क्या एक इंसान उसको पढ़ सकता है? ये एक subjective call है, which I will leave. Okay. हो सकता है, नहीं हो सकता, हमें नहीं पता. इसमें नहीं आते, लेकिन है. Stored है. तो stored है, तो कहते हैं कि जैसे मेडिटेशन से, कई हमने बहुत सारे लोगों से किया भी है डिस्कशन, तो वो कहते हैं कि मेडिटेशन से आप एक स्टेट में पहुंच जाते हो जहां पर यू आर एबल टू कनेक्ट एंड यू आर एबल टू नो. सो इज इट मेडिटेशन और व्हाट इज इट? ओके, सो बिफोर आई आंसर यू दैट क्वेश्चन, लेट मी जस्ट सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा एलैबोरेट करना है आपको. आप भी जो पास्ट में हुआ है, बहुत बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, मतलब 13 बिलियन साल पहले जो हुआ था, वो अभी आप महसूस कर सकते हो. यू वांट टू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर. हैव यू एवर यूज्ड दैट ओल्ड टीवी, पुराना वाला CRT वाला? उसको जब करते तो चैनल के बीच में वो ऐसे करके कुछ खर करके आता था ना, डॉट्स, गंदी सी आवाज भी आती थी. रेडियो स्टेशन बदलते थे तो नॉइज आती थी, है ना? वेयर इज दैट नॉइज कमिंग फ्रॉम?
2%, up to 2%, maybe lesser than that in some cases, 2% of that white noise and that radio की noise is called CMB, which is cosmic background. So जो cosmic, जब light पहली बार universe में बनी थी, तो जो माइक्रोवेव रेडिएशन पैदा हुई थी, उस समय जो रेडिएशन पैदा हुई थी, वो यूनिवर्स में आज भी गूंज रही है. 13 बिलियन साल पुरानी बात है. वो जो रेडिएशन है, जो पहली बार लाइट निकली थी, वो आपके टीवी में और आपके रेडियो स्टेशन में कभी कभी डिस्टर्बेंस करती है. इट इज द कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन एंड इट इज फैसिनेटिंग. इट इज नेवर डाइड. It's a message from the birth of the universe to you. So you track your history. History of the universe is right there. फिर एक ग्लास पानी अगर आप लीजिए, उसमें आधा चम्मच के करीब ड्यूटेरियम से बना है. हाइड्रोजन कई प्रकार का होता है, मैंने आपको बोला था, प्रोटियम, ड्यूटेरियम. सो जो ड्यूटेरियम है, वो तो जब यूनिवर्स बना था, पहला एलिमेंट बना था, तब का बना है. वो भी लगभग 13 बिलियन साल पुराना है. दैट हिस्ट्री इज इनसाइड योर बॉडी, इन योर ओशंस, इन योर रिवर्स, इन योर ग्लास ऑफ वाटर. एवरी टाइम यू ड्रिंक द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है. So drink water, I mean. Okay. So the universe has a lot of evidence of history. Now come to your question of meditation. Life is very, very intelligent. Nature is extremely intelligent. हम सोचते हैं कि हमारा सारी जो इंटेलिजेंस है वो यहाँ है. बट इंटेलिजेंस तो हर एक सेल होती है. You have 30 ट्रिलियन सेल्स इनसाइड यू. 30 ट्रिलियन मतलब 30 के बाद 12 जीरो लगाइए. 30 trillion cells in your body make you alive. Each cell in your body has between 1 to 2 meters of something called a DNA. Every single, and so like a तार लंबा सा 1 से 2 मीटर वैसे से बना होता है. इसको अगर खोल के करेंगे तो लगभग 1 मीटर इतना होता है, और 2 मीटर में दिखा नहीं पाऊंगा कैमरे में, और बड़ा होता है. ठीक है. और आप समझते हैं 2 मीटर एक इंसान की हाइट से ज्यादा होता है. इतना हर एक कोशिका में, हर एक सेल में डीएनए है. अगर आप मल्टीप्लाई करिए तो लगभग 50 ट्रिलियन मीटर्स का आपके अंदर डीएनए है. सारे सेल को मिलाते हैं तो कितना है पता? 50 ट्रिलियन मीटर्स कितना होता है? यू कैन गो टू द सन एंड कम बैक 200 टाइम्स. यू कैन गो टू द सन एंड कम बैक 200 टाइम्स. इतनी लंबा डीएनए आपके अंदर है, जिसमें आपकी एक एक चीज के बारे में ज्ञान है. जो लोग कहते हैं हाथ देख करके देख दिया, भविष्य क्या है सब. बट इट्स इन योर सिंगल सेल हैज योर इंटायर characteristic and your entire impression is there in a single DNA. और इतना सारा DNA है कि आप सूरज तक 200 टाइम्स जा करके वापस आ सकते हैं. आप पूरे सोलर सिस्टम को 4 बार ऐसे चक्कर लगा सकते हैं. इतना DNA आपके अंदर है, हर एक व्यक्ति के अंदर. और 4 लेटर से बना है, ACGT. और ये आपस में कॉम्बाइन होते हैं अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन वे. और ऐसे करके ये लेटर्स, 4 लेटर्स मान लीजिए ACGT, ये मिल करके वर्ड्स बनाते हैं. ऐसे वर्ड्स अगर बनाएं तो मिलियंस ऑफ वर्ड्स की लंबी किताब है एक. अगर उसको एक नॉर्मल किताब के रूप में देखें तो करीब 3.25 किलोमीटर चौड़ी किताब. किताब इतनी चौड़ी होती है ना, कुछ मे बी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर किताब इतनी बड़ी हो जाएगी. ठीक है. डिक्शनरी 3.25 किलोमीटर थिक बुक इज योर नेचुरल मेमोरी इन योर सेल्स. When you do, now, of course, this is all connected to your neural network. I would, while there's no evidence to suggest it, and there's no evidence to suggest that it's not possible either. So as a scientist, it's a maybe call. There may be a way, and there should be a way, I hope so, that you can activate this natural intelligence in you, which is far more powerful than your cerebral cortex here. It's far more powerful. How do you activate it? Whether it's through meditation, whether it's through some tool, some technology, I don't know. Nobody knows. But there's something extremely, extremely powerful about natural intelligence. And it's not just us who have this DNA. Chimpanzees have it. Dolphins have it. Ants have it. Rats have it. Tomato has it. Everything which is alive has it. तो एक चीज जो बड़ी चीज कहते हैं, in our civilization, भारतीय civilization में, is that आपकी आत्मा होती है और आत्मा दूसरे की भी आत्मा होती है, और हर एक जीवित चीज में आत्मा होती है. आई थिंक इट कम्स फ्रॉम दिस रियलाइजेशन दैट एवरीथिंग हैज अ डीएनए एंड एवरी डीएनए इज जस्ट एज कॉम्प्लेक्स. नो आत्मा, कोई आत्मा बड़ी नहीं होती. सब आत्मा बराबर मानी जाती है. और सब किसमें मिलती हैं? परमात्मा में.
because they are all composed of the same genetic construct, which is the DNA, ACGT. 4 अक्षर से लिखे हुए सारे DNA 3.25 किलोमीटर चौड़ी किताब बनाने वाले, धरती से सूरज के 200 चक्कर लगाने वाला DNA is everywhere. So can you awaken it? I really hope so. I think the human mind can ignite the natural intelligence at a cellular level. And we should definitely try to do it. I would not say कि किसी ने किया है, मुझे नहीं पता. लोग claim करते हैं. Have I verified it? Has anyone verified it? No. But just because nobody knows doesn't mean it's a no. Nobody knew that you could flow electrons and make electricity. That doesn't mean it can't happen. Then we did it and it has happened. So yeah, I think we should definitely explore this idea. Interesting. So I wanted to also talk about parallel universe. Okay. What is the concept? Firstly, I want to understand what is parallel universe. Parallel universe, एक universe जो आपके समानांतर चलता है. But let me explain to you in a different way. So there are multiple theories, and depending on who you read, and I've also written about it. So who you read, you can follow a certain pattern. Let's begin with the Big Bang. The Big Bang, before the Big Bang, क्या था? समय से पहले क्या था? समय की शुरुआत से पहले, और समय मतलब हमारा समय, दूसरों का समय अलग हो सकता है. पैरेलल यूनिवर्स में अलग समय चल रहा होगा. There was matter, there's antimatter. E is equal to mc square, ये मिलते थे, धमाका हुआ, एनर्जी बनी, एनर्जी वापस मैटर, एंटी-मैटर. This is happening, continuously happening. जैसे आप वो बॉल नहीं खेलते हाथ से दूसरे हाथ, juggling, right? So फिर we don't know why, but there was an excess of matter over antimatter. और जरा सा एक्सेस था, लगभग 10 लाख में एक पार्टिकल का एक्सेस. अब वो लीक हो गया, इससे लीक होके निकल गया, कहीं और चला गया, या इसको कहीं से मिल गया मैटर को, या एंटी मैटर कम हो गया, हमें नहीं पता. बट अब जब E is equal to mc square हुआ, तो बैलेंस किसका बचा? मैटर का. थोड़ा सा मैटर बच गया. इस मैटर से ही सारी ब्रह्मांड हमारा ब्रह्मांड बनाया. अब अगर ये जो एंटी मैटर था, क्या इसका भी एक अलग यूनिवर्स बन गया पैरेलली? क्योंकि पहले तो बराबर थे, तो ये कम ज्यादा कैसे हुआ? और डिस्ट्रॉय तो कुछ हुआ नहीं. तो मतलब ये एंटी मैटर कहीं निकल गया. तो क्या एक ऐसा यूनिवर्स है जो एंटी मैटर से बना हुआ है, जो हमारे यूनिवर्स से पैरेलल चल रहा है? ये पॉसिबल है. दूसरा, इंटरेस्टिंगली, वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट्स, mysteries, unsolved mysteries of the universe is, if you add up all the matter in our known universe, तो जो ग्रेविटी है, अगर हम अपनी गैलेक्सी को ही देखें, तो इतनी ग्रेविटी नहीं है कि गैलेक्सी को स्टेबल रख पाए. तो कहीं से हिडन ग्रेविटी आ रही है. ये ग्रेविटी हिडन कहाँ से आ रही है? कोई मास होगा, लेकिन वो मास हमारे डायमेंशन में हमें मिल ही नहीं रहा है. हमारे डायमेंशन कौन है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जिसको हम देखते हैं, और हम मतलब ह्यूमंस देखते हैं. कोई और हो सकता है तो ज्यादा देखता होगा, बट एटलीस्ट वी सी ओनली लेंथ, ब्रेथ, हाइट. तो कम से कम इसमें तो हमें एक्स्ट्रा मैटर नहीं मिल रहा, बट इस मैटर की ग्रेविटी आ रही है. इसका मतलब हमारे इर्द गिर्द शायद देयर आर अदर डायमेंशंस जहां पर ये मैटर हिडन है. इस मैटर को हम बोलते हैं डार्क मैटर. इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैटर ब्रह्मांड में है लगभग, डिपेंडिंग अगेन, 4 से 5%, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सोर्स यू गो थ्रू. एंड एंटी मैटर इज 23%. यानी कि जितना सन, स्टार और सब मिला जुला करके जितना मैटर मिलता है, उसके कहीं ज्यादा, मेनी टाइम्स, इज डार्क मैटर हिडन समवेयर हियर, जिसकी ग्रेविटी तो हमें मिल रही है, सिग्नल तो आ रहा है, लेकिन कहाँ है दिख नहीं रहा, डिटेक्ट नहीं हो रहा. ये कहाँ है हमें नहीं पता. सो देयर मे बी यूनिवर्सेस विच आर इंटरट्वाइंड विद इन अस इन दी डार्क मैटर, जहां से ग्रेविटी आ रही है ना. सो वो हो सकता है कि पैरेलल यूनिवर्स ऐसा नहीं कि हमसे बहुत दूर चल रहा है. ये भी संभव है कि अदर डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ, हाइट के अलावा, कॉल देम A B C D E F G डायमेंशंस, उनमें भी यूनिवर्सेस चल रहे हैं. और चूंकि हम जिस प्रकार से हम लेंथ, ब्रेथ, हाइट के अलावा हम कहीं जंप नहीं मार सकते, मतलब मैं अगर इस टेबल पे मैं ऐसे चल करके इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इस पेन का डिस्टेंस, अगर मैं सिर्फ ऐसे चलूंगा इस टेबल पे, इन्फिनाइट है, बिकॉज मैं ऐसे चल ही नहीं पा रहा हूँ. तो जब तक मैं वो 4th डायमेंशन में चल नहीं पाऊंगा, तब तक मेरे लिए वो यूनिवर्स आउट ऑफ टच है, आउट ऑफ रेंज है. लेकिन उसकी ग्रेविटी इज ब्यूटीफुल. ग्रेविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स, बिकॉज ग्रेविटी कभी रिपेल नहीं करती, सिर्फ अट्रैक्ट करती है. एंड ग्रेविटी माइट बी द ओनली फोर्स विच ट्रेवल्स अक्रॉस यूनिवर्सेस. तो उस यूनिवर्स की ग्रेविटी तो मुझे मिल रही है, लेकिन उस यूनिवर्स में मैं जा नहीं पा रहा हूँ.
and they're all intertwined. So that's another way where you can imagine parallel universes. अच्छा, ग्रेविटी आपने बोला हमें मिल रही है, ये कैसे हमें कैसे पता मैंने चल बताया ना आपको कि गैलेक्सी स्टेबल नहीं रहेगी. ओके तो अगर सिर्फ जितना मास है, हाँ अगर उसको मैं ऐड ऑन कर दूं तो कुछ ग्रेविटी आएगी. हाँ ठीक है, ग्रेविटी इक्वेशन हाँ. G m1 डिवाइड बाय r स्क्वायर. ठीक है. सो वो जो ग्रेविटी की इक्वेशन है, उसके हिसाब से अगर मैं ग्रेविटी कैलकुलेट करूं, यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट ग्रेविटी विच वुड बी नीडेड टू कीप दिस गैलेक्सी टुगेदर. यानी वो ग्रेविटी ज्यादा है हाँ, एक्चुअल हाँ, थियोरेटिकल ग्रेविटी से. तो वो जो गैप है वो कहाँ से आ रहा है? हाँ, दैट इज द ओरिजिन ऑफ हम्म, डार्क मैटर. डार्क मैटर कहाँ है? सम पीपल बिलीव कि हमारे यूनिवर्स में है, अदर्स बिलीव कि ये पैरेलल यूनिवर्सेस हैं जो अदर डायमेंशंस में हैं. 3 डायमेंशन हमें पता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और टाइम को भी एक डायमेंशन मान लो. ऐसे और 8 डायमेंशंस हैं जिनमें ये पॉकेट्स में हिडन है. तो मे बी पैरेलल यूनिवर्सेस आर वर्किंग विद अस, यू नो. सो अच्छा, एक स्टेप और डीप चलते हैं. हाँ. इस यूनिवर्स, इस धरती पे हम रह रहे हैं, हाँ, इस पैरेलल यूनिवर्स में कौन रह रहा है? जो भी रह रहा है उसके पास मास है. इट इज मेड ऑफ मैटर ऑफ सम काइंड. तो कुछ तो मास है उसका, तभी उसकी ग्रेविटी आ रही है. इंटरेस्टिंग. राइट. सो अब क्या वो जीवित है या नहीं है, नहीं पता, क्योंकि निर्जीव चीजों की भी ग्रेविटी होती है, टेबल की भी ग्रेविटी है. बट आई वुड लाइक टू बिलीव दैट दे आर अलाइव. इट विल बी फन, यू नो. फिर आप अगला सवाल पूछोगे क्या वो भूत प्रेत होते हैं? So right. again, I don't know. This is a question which is hard to get into. But there may be. See, life is not that complicated. It is rare, but I don't think life इतनी भी complicated है कि हम ही एक ऐसे हैं पूरी ब्रह्मांड में जो alive है. There's a good chance कि हमसे पहले मार्स पे लाइफ थी और अब खत्म हो गई है. वीनस पे लाइफ थी और खत्म हो गई है, ये भी संभव है. सो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्लैनेट्स ऐसे हों जो भविष्य में जिनमें लाइफ होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनमें भूतकाल में लाइफ थी, इतिहास में लाइफ थी. सो वी डोंट सो डोंट बी सरप्राइज्ड इफ पैरेलल यूनिवर्स में भी लाइफ चल रही होगी. इसी यूनिवर्स में लाइफ चल रही होगी. व्हाई गो टू द पैरेलल यूनिवर्स? समडे यू विल बी विजिटेड बाय एलियंस और यू विल गो देयर.